नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर एक तरफ जहां किसान ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की तरफ से भी सत्ताधारी दल बीजेपी पर प्रहार जारी है। कृषि कानूनों को लेकर सपा ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के साथ षड्यंत्र कर रही है। अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार पर हमला बोला है। जब हमारा देश मना रहा है, हमारा पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाएगा कल, इससे अच्छा शुभ अवसर नहीं मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को कि किसानों की मांग मान लें और तीनों कानून वापस कर करके सदन शुरू होने जा रहा है, सत्र शुरू होने जा रहा है, नया कानून लाएं जिसमें कानूनी ढंग से एमएसपी किसानों को दी जा सके और एमएसपी वो मिलनी चाहिए जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से हमारी अर्थव्यवस्था डूब गई, हमारे तमाम लोगों की नौकरी रोजगार छिन गया, काम बंद हो गया। जो बड़े वादे किए थे, गंगा साफ हो जाएगी, आज गंगा कहां कितनी साफ हो गई। कोर्ट ने पूछा सरकार से क्या गंगा का पानी पीने लायक हो गया है। जब कोर्ट पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रहा है और बहुत सारी संस्थाएं निगरानी कर रही हैं, तब भारतीय जनता पार्टी ने गंगा साफ नहीं कर पाई। पता नहीं क्या हुआ होगा जो पैसा गंगा सफाई के लिए आया है। कूड़े भरे पड़े हैं, कूड़ा गंदगी भरी पड़ी है। क्या हुआ स्वच्छ भारत का, क्या हुआ मेक इन इंडिया का, क्या हुआ हमारे जो डिजिटल इंडिया के नारे थे, तमाम ऐसे नारे जो केवल खोखले रहे। समाजवादी सरकार ने कम से कम काम करके दिखाया है। आपका एक्सप्रेसवे है, मंडियां हैं, आपकी सड़कें हैं। मुझे याद है संकिस्ता जब मैं आया था, वहां की जो मांग थी, चारों तरफ से जो सड़कें बनानी थी, पूरी की पूरी समाजवादी सरकार ने बनाई है। कैंपिल और आसपास जो विकास हुआ वो समाजवादी सरकार में हुआ। आने वाले समय में हमें इसको और कितना आगे ले जाना है वो हमारी समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी है। आज बहुत सारे फरकाबाद के कारोबार करने वाले लोगों से मुलाकात हुई, जो बहुत पुराना काम है, कई सौ वर्षों पुराना काम है। इस काम से न जाने कहां कहां कारोबार हो रहा है उनका। अब उनके ऊपर भी संकट है। मैंने उन व्यापारियों को भरोसा दिलाया है, उद्योग चलाने वालों को भरोसा दिलाया कि समाजवादी सरकार आएगी। हमारे जो छपाई वाले लोग हैं, जो सात परिवार जो हैं, उनको कहीं भी किसी तरह का संकट नहीं आने देंगे। अगर सरकार को भी कोई प्लांट लगाना पड़ेगा ट्रीटमेंट का, पानी ट्रीटमेंट का, वो लगाने का काम करेगा, लेकिन कारोबार को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इसी तरह जरदोजी वालों से मिलने जा रहा हूं। मुझे याद है एक पुरानी सरकार का, और जब समाजवादी सरकार थी उनको सहूलियत देने के लिए भी काम होने जा रहा था, एक इंटीग्रेटेड उनके लिए काम होने जा रहा था, वो भी रुक गया। आने वाले समय में कैसे उनको सहूलियत दे सकें वो भी समाजवादी सरकार में हम लोग करने का काम करेंगे। इधर उद्योग कारखाने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की थी, कल भी मुख्यमंत्री जी जो भाषण दे रहे थे, न जाने कितने बड़े इन्वेस्टमेंट की बात कह रहे थे। एक बार तो लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा का एमओयू साइन हुआ, जमीन पे कितना उतरा। डिफेंस का जो बहुत बड़ा एक्सपो हुआ, जमीन पर कितना उतरा। वन डे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, हमें फरकाबाद का बताओ कितना बजट आया है, कन्नौज में कितना बजट मिला इत्र के लिए, या यहाँ की पारंपरिक जो पुरानी हमारे कारोबार है, बिजनेस है, जो आइडेंटिफाई हुआ है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कितना हुआ है। कानून व्यवस्था पूरी चौपट है। जो 100 नंबर बनाई थी वही 112 है, नाम बदले दे रहे हैं, काम वही कर रहे हैं लेकिन नाम बदले दे रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश को पीछे किया सरकार ने। कानून व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। आपके बगल में ही बदायूं में क्या घटना हुई सोचिए। कोई कल्पना कर सकता है एक माँ के साथ, एक महिला के साथ ऐसी घटना हो। उसकी बेटी ने पूरा गद्दा दिखाया कि कितना ब्लड है उसके अंदर, किस तरीके से उसके साथ घटना की गई। सरकार चुपचाप बैठी है। आपने तो वैश्विक महामारी की वजह से मास्क लगाए हुआ है, नाक को मुंह बंद किया हुआ है कि बीमारी से हम बीमार ना हो जाएं। लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी ने आंख और कान बंद किए हुए हैं। जनता का दुख नहीं समझ में आ रहा, जनता की तकलीफ समझ में नहीं आ रही। अभी मुझे 2 नौजवान मिले जिन्हें लैपटॉप समाजवादी सरकार में मिला था, आज भी वो लैपटॉप चल रहे हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। एक बेटी से मिला, उसने पढ़ाई पूरी की है। एक नौजवान था जिसने यहाँ पर बहुत छोटा मोटा काम शुरू किया उससे। तो लैपटॉप से न जाने कितने लोगों के जीवन में बदलाव आया। अब सोचिए हमारे मुख्यमंत्री जी
लैपटॉप इसी नहीं देना चाहते क्योंकि वो चलाना नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते और समझते उन बातों को तो शायद लैपटॉप बांटते। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि लैपटॉप देंगे, आखिर क्यों नहीं दे रहे लैपटॉप? अपने घोषणा पत्र में कहा था डेटा देंगे, कहां है डेटा इनका? एक्सप्रेसवे जो बना समाजवादी सरकार का, उसके सब काम रोक दिए, मंडियां रोक दी। अगर मंडियां न रोकी गई होती तो आज आलू सब्जी या किसान को सुविधा देने के लिए जगह होती। उन कामों को भी रोक दिया। बिजली कितनी महंगी हो गई है, बिजली का संकट है। इसलिए ये सरकार हटे, नई सरकार बने, समाजवादी सरकार बने, विकास के रास्ते पे ले जाएंगे, खुशहाली के रास्ते पे ले जाएंगे। और मैंने भरोसा दिलाया है कि कन्नौज में जरूर काम हुआ है, लेकिन अगली सरकार बनेगी तो पहला उद्घाटन, पहला शिलान्यास, पहली शुरुआत अगर कहीं से होगी तो फर्रुखाबाद जिले से होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नोएडा में तकरीबन 700 करोड़ रुपए की 80 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज हमने एक साथ 700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। मुझे खुशी है कि हमारे गौतम बुद्ध नगर के जनप्रतिनिधियों के सामूहिक प्रयासों से ये जनपद देश के अंदर तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि 2018 में हमने एक जनपद और एक उत्पाद की योजना शुरू की थी, जो आज देश में आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन रही है। प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अंदर तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के कार्यों का अवलोकन करने का भी मुझे एक अवसर वहाँ प्राप्त होता। लेकिन मौसम की विपरीत परिस्थितियों ने हमारे मार्ग में ब्रेकर का काम किया है और मुझे वर्चुअली ही आपसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आपको सभी को सबसे पहले उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। एक साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का नोएडा अथॉरिटी ने आज लोकार्पण किया है। शिलान्यास का कार्यक्रम भी वहां पर संपन्न हुआ है। जनप्रतिनिधियों के परिश्रम और पुरुषार्थ से वहां पर नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी के अधिकारीगण पूरी प्रतिबद्धता के साथ विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इसके लिए अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, अथॉरिटी से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को और हृदय से बधाई देता हूं। साथ साथ गौतम बुद्ध नगर जनपद के नागरिकों को, जिन्हें इन योजनाओं का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होना है, उन्हें भी मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 3-3.5 वर्षों के दौरान आपने बदलते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद को देखा होगा। मैंने स्वयं भी इस बात को महसूस किया है कि अकेले नोएडा अथॉरिटी ने ही वहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण कराया है। इसी प्रकार से ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने, यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी ने भी ढेर सारी हजारों करोड़ की परियोजनाओं को विकास से जुड़ी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई, लोक कल्याण से जुड़ी हुई इन परियोजनाओं का वहाँ पर लोकार्पण के कार्यक्रम संपन्न किए हैं। आज भी हम लोगों ने एक साथ 700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण तो किया ही है, लेकिन प्रदेश के अंदर याद करिए, पिछले 40 वर्षों से एक बात की मांग होती थी कि प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो, और यह सौभाग्य प्रदेश की राजधानी लखनऊ को और आर्थिक राजधानी के रूप में तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर गौतम बुद्ध नगर को प्राप्त हुआ है। पिछले 1 वर्ष के अंदर पुलिस आयुक्त प्रणाली ने आम जन के मन में एक विश्वास पैदा करने का जो प्रयास किया, आज उसी का प्रतिफल है कि सेफ सिटी में भी गौतम बुद्ध नगर की परियोजनाओं का आज वहाँ पर एक साथ शुभारंभ किया जा रहा है। 4 नए थानों का भी आज वहाँ पर कार्य शुभारंभ करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर बेहतरीन कार्य पद्धति के लिए पुलिस आयुक्त प्रणाली ने
आम जन के मन में जो एक विश्वास पैदा किया है, इस विश्वास के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को, कर्मियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, क्योंकि कोरोना कालखंड के दौरान हमने इस बात को महसूस किया। जब प्रदेश के अंदर या देश के अंदर 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि डोर स्टेप डिलीवरी हम कैसे प्रारंभ करें। तो उसी समय पुलिस कर्मियों ने PRV 112 का उपयोग किया और सबसे पहले डोर स्टेप डिलीवरी का कार्य पूरे देश के अंदर यूपी पुलिस ने PRV 112 के माध्यम से किया। इसके बाद में अन्य विभागों ने इसमें, स्वयंसेवी संगठनों ने, व्यापारिक संगठनों ने इसमें जुड़ करके इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य किया। ये एक विश्वास है और ये विश्वास केवल यहीं पर नहीं, बल्कि अनेक उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमें देखने समझने का अवसर प्राप्त होता है, जहां से जब हम लोग विपरीत परिस्थितियों में कोई कार्य समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए या सुरक्षा के मोर्चे पर करके दिखाते हैं। आज एक साथ 4 थाने गौतम बुद्ध नगर को प्राप्त हो रहे हैं, उन कार्यों का शुभारंभ होने जा रहा है। सेफ सिटी का कार्य आप याद करिए, 2015-16 से कार्य लंबित पड़े हुए थे, नहीं हो पा रहे थे। आज गौतम बुद्ध नगर ने इसकी शुरुआत कर दी है, तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षा का वातावरण और बेहतर तरीके से वहाँ पर बनाने में हमें मदद मिलेगी। मैं इसके लिए वहाँ के पुलिस आयुक्त को भी, वहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी, वहाँ के सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नोएडा हार्ट का बेहतरीन उपयोग हो रहा है, और वह है खासतौर पर आज ODOP की इस प्रदर्शनी के माध्यम से। याद करिए, कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण पैकेज के बाद आत्मनिर्भर भारत का एक मंत्र पूरे देशवासियों को दिया। आत्मनिर्भर भारत का ये मंत्र देश के अंदर एक लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बागपत के बीजेपी सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कलेक्ट्रेट में आयोजित यूपी स्थापना दिवस समारोह में सत्यपाल सिंह ने यह कह दिया कि बागपत की कानून व्यवस्था पर हम व्यापारियों को सुरक्षा का भरोसा नहीं दिला सकते हैं। यहां पर पढ़ने लिखने वाले बच्चे हाथों में कट्टे लेकर घूमते हैं, इसलिए यहां रोजगार नहीं पैदा हो रहे। डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने यह भी कहा कि जनपद में आज भी पढ़ने वाले बच्चों के हाथों में तमंचे हैं जो वो लेकर चलते हैं, और इसका असर यह होता है कि उद्योगपति डर की वजह से यहां आते नहीं, जिस कारण रोजगार लोगों को मिलता नहीं है। और जिस दिन से यह बंद हो जाएगा उस दिन उद्योगपति भी आना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने यह अपील करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों और परिजनों को जनपद के बच्चों को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है, ताकि वो ऐसी संगतियों से दूर रहें और जनपद में रोजगार स्थापित हो पाए। हमारा जिला बर्बाद करता है। खेल में हम लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सुभाष पहलवान के रिकॉर्ड को तो तोड़ नहीं सका। 12 साल तक रहे, हिंद केसरी रहे, भारत केसरी रहे, इतना जबरदस्त काम उन्होंने किया। तो हमारे बच्चे अच्छे युवा कैसे बने? अच्छे युवा वही ऐसे हैं कि जिसके हाथ में कट्टे बने, कट्टों का मामला कर रहे हैं। पढ़ने लिखने के बाद भी अगर हाथ में कट्टे लेकर घूमते हैं तो गड़बड़ है। अभी हमारे नए जिलाधिकारी जी हैं, पिछले बार मैंने एसपी साहब को बात बताई थी, ये बात उनके सामने भी बात आना चाहिए। भाई कट्टे भी लेकर लोग चलते हैं, जब तक कट्टे चलते रहेंगे तब तक उद्योगपति नहीं आएंगे, याद रखना। जब तक कट्टे लेके हमारे बच्चे चलते रहेंगे तब तक बाहर से हजारों करोड़ रुपए लगा करके फैक्ट्री चलाने वाले लोग नहीं आएंगे। तब तक हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? हम लोग ये तय करें, ये कट्टों की दुनिया चली गई। अभी जो हमारे क्षेत्र का इतना विकास हो रहा है, इतनी सड़कें बनी है, लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब हमको भरोसा देने के लिए तैयार है कि यहाँ की गुंडागिरी खत्म हो गई। ये और हमारे बच्चे अच्छे बने, शरीर से अच्छे बने, दिमाग से अच्छे बने, अपना नाम हो करें, माँ बाप पर ध्यान देंगे, तभी हमारे जो है युवा अच्छे बन सकते हैं।
वहीं हरदोई की संडीला तहसील जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर है, जिससे लोगों को मुख्यालय जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं परेशानियों से निजात पाने के लिए व्यापार मंडल के संगठन मंत्री अभिमन्यु गुप्ता ने उपाध्यक्ष अर्पित गुप्ता के साथ कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन देकर नगर वासियों की तमाम समस्याओं से रूबरू कराया। साथ ही उनकी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की मांग की है। हमने ज्ञापन दिया है उन्हें, माननीय मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, योगी जी के, तो उनको हमने दिया है संडीला को जिला बनाने के लिए। और मौखिक रूप से हमने उनसे आग्रह की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलें और उनसे चर्चा करें कि संडीला को जिला बना दिया जाए, जो कि 20 वर्षों से मांग चल रही है। और संडीला एक पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील है, जिसकी डिमांड 20 सालों से हमारे संडीला नगर के वरिष्ठ लोग इस मांग को उठाते रहे हैं, गणमान्य लोग। और उसी क्रम में हम भी इस प्रयास को आगे कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं कि संडीला को जिला बनाया जाए। और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं, माननीय मंत्री जी से आग्रह की है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई कराने का कृपा करें। जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने विधानसभा के रूम नंबर 80 में एक अहम बैठक की है, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की योजना हर घर नल से जल को कामयाब बनाने के लिए और पंचायती राज विभाग, श्रम विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के आपसी समन्वय पर खास चर्चाएं की है। इस दौरान प्लम्बर, टेक्नीशियन और ग्रामीण विकास के अन्य इकाइयों से जुड़े कर्मचारियों और अन्य वर्गों के प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने पर खासा जोर दिया गया। इस दौरान ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, नमामि गंगे, पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के प्राचीर से कहा है कि 2024 तक हर घर को जल से नल देने की बात, उसमें जल जीवन मिशन की जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार हम लोगों को उत्तर प्रदेश में भी हर घर नल योजना को हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने अभी बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र के हमारे पाइप पेयजल परियोजना प्रारंभ हो चुकी है और बाकी शेष बचे उत्तर प्रदेश को हम लोग प्राथमिकता के आधार पर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इतनी बड़ी पाइप पेयजल योजना को संचालित करने के लिए, उनको मेंटेनेंस के लिए और बाकी सब चीजों के लिए, क्रियान्वयन के लिए मैन पावर की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए राजमिस्त्री हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, पंप ऑपरेटर हैं, इनके सबके एक बहुत बृहद स्तर पर हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से कुल लगभग 28 लाख लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके सभी समस्याओं का समाधान करेंगे और जो वास्तविक हमारी पाइप पेयजल परियोजना संचालित होने जा रही है उसको ठीक ढंग से संचालित होती रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना पहुंचे। उत्तर प्रदेश में कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर यूपी सरकार ने क्या कुछ कहा है, आपको भी दिखाते हैं। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 220 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 456 है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 6,813 है, जिसमें से 2021 व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और 583 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित मरीज इस समय जो राजकीय व्यवस्था L1, L2, L3 स्तर के चिकित्सालयों की है, उनमें भर्ती होकर निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। अब तक संक्रमण के प्रारंभ से, अर्थात पिछले वर्ष मार्च में जब संक्रमण प्रारंभ हुआ, उससे अब तक 5,83,470 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं और इस समय रिकवरी का प्रतिशत 97.42% चल रहा है, 97.42%। संक्रमित व्यक्तियों में से आज तक 8,624 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,06,656 सैंपल्स की जांच हुई और अब तक कुल मिलाकर 2,72,05,975 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है।
सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत अब तक 1,84,078 इलाकों में 5,09,217 टीम दिवस के माध्यम से 3,13,66,957 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,23,92,343 है। तो बहुत ही व्यापक स्तर पर सर्विलांस का कार्य उत्तर प्रदेश में किया गया है। कल रविवार था और रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया जाता है। तो कल लगभग 3,400 PHCs पर, जो कि शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं, इन पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन किया गया। इसमें कुल 2,71,952 लोगों ने चिकित्सकीय सुविधा प्राप्त की। इनकी जांच की गई और उन्हें आवश्यक दवाइयां आदि भी उपलब्ध करवाई गई। इनमें से 1,01,145 पुरुष, 1,29,203 महिलाएं और 42,604 बच्चे थे। जो कुल 2,71,952 लोगों की जांच की गई इन मेलों में पूरे प्रदेश में, उनमें से 4,355 लोगों को उच्चतर चिकित्सा केंद्रों के लिए संदर्भित किया गया। उन्हें हायर सेंटर्स पर रेफर किया गया आगे और अपनी जांच पड़ताल करवाने के लिए, चिकित्सा करवाने के लिए। और इन मेलों के दौरान कल 22,585 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी बनाए गए। प्रत्येक रविवार को सभी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पर, चाहे वो शहरी क्षेत्र के हों या ग्रामीण क्षेत्र के हों, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला आयोजित किया जाता है और इसमें कोविड के सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाता है। इसमें आकर के हमारे जो भी ग्रामीण भाई हैं, बहन हैं, वो लोग हर रविवार को सुविधाएं यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इन मेलों में चिकित्सक सभी दवाइयाँ और जो आवश्यक जांचें हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, उनकी भी जांचें की जाती हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर की जांच है, ये भी वहाँ पर मेलों में ही हो जाती है। तो जिन लोगों को हाइपरटेंशन है या डायबिटीज़ है, उनकी जांच वहीं हो सकती है मेलों में ही, और उनको दवा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। उसके बाद फिर बाद में अपनी निरंतर वो दवा लेते रहेंगे। तो इन मेलों का लोगों को लाभ उठाना चाहिए कोविड के प्रोटोकॉल के साथ। जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल है, इस पर लगातार कार्य हो रहा है और अब अगला चरण हमारा 28 तारीख को होगा। आगे के 2 सप्ताह के लिए यह प्लानिंग है कि 28 और 29 जनवरी और 4 और 5 फरवरी को कोविड का वैक्सीनेशन किया जाएगा। और इन 4 दिनों में ही जितने भी हमारे अब हेल्थ केयर वर्कर अर्थात स्वास्थ्य कर्मी रह गए हैं, उन सबों का वैक्सीनेशन इसमें कर दिया जाएगा। इसके पश्चात जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें पुलिस, होमगार्ड, राजस्व विभाग के कर्मचारी और जो सफाई कर्मी हैं इत्यादि आते हैं, उनका वैक्सीनेशन का कार्य तत्काल उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा। और इसकी प्रदेश में पूरी तैयारी है, प्रशिक्षण है, कोल्ड चेन की व्यवस्था है, वैक्सीन की व्यवस्था है, कहाँ कहाँ वैक्सीनेशन किया जाना है, उसके लिए जो कोविन पोर्टल है भारत सरकार का, उसमें डेटा फीड करके उसको लगातार उसकी तैयारी, सत्रों की तैयारी की जा रही है। तो वो लगातार चल रहा है। मेरा अनुरोध स्वास्थ्य कर्मियों से और जो प्रथम पंक्ति के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जब उनकी बारी आएगी, ये अनुरोध है कि आप अपनी बारी का भरपूर उपयोग करिए और अपने आप को जरूर वैक्सीनेट करवा लीजिए। तो बिल्कुल साफ है कि कोरोना अभी गया नहीं है, वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है, लेकिन सावधानी हमको रखनी है। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।